वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। जैसे कि आप देख रहे होंगे आज हमारा लेक्चर 3 है। हम यहाँ पर कम्प्लीटली क्लास 11 सीजी बोर्ड को डेडिकेटेड है ये वीडियो। तो आज हम लाइबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने कम्प्लीटली एसेट्स के बारे में समझ लिया था। मैंने आपको बोला था 4 चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट है, एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो हमने पिछले वीडियो में पूरा लाइबिलिटी एसेट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लाइबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। तो हम पहले लाइबिलिटीज समझते हैं कि लाइबिलिटीज होता क्या है। लाइबिलिटीज का मतलब हिंदी में होता है कर्ज। मतलब कि हमको जो लोन लिए हैं, हम पैसा उधारी लिए हैं, उसको पटाना है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कर्ज कहलाता है। अब लाइबिलिटीज भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड लाइबिलिटीज और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटीज। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी चीजें आपके क्लास 11 का बेस बनाएंगी और बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो लाइबिलिटीज मतलब कि कर्ज। कर्ज मतलब कि यार अपने दोस्त से अगर आप 1000 रुपए ले लिए तो वो क्या है? कर्ज है आपके ऊपर, आपको उसको पे करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, बिजनेस में लाइबिलिटीज होती है और लाइबिलिटीज 2 टाइप की होती है, एक फिक्स्ड लाइबिलिटीज और एक करंट लाइबिलिटीज। और फिक्स्ड लाइबिलिटीज उसको बोलेंगे जिसको 12 महीने के बाद पे करना पड़ेगा, पेबल आफ्टर 12 मंथ। मतलब कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोन लिए रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिए रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें फिक्स लाइबिलिटीज कहलाती है। पेबल आफ्टर 12 मंथ मतलब कि 12 महीने बाद पे करना है। 12 महीने का बाद का मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा। और बात करें करंट लाइबिलिटीज की तो पेबल विद इन 12 मंथ। विद इन 12 मंथ का मतलब है कि 12 महीने के अंदर ही पैसा देना है। 12 महीने के अंदर ही। ऐसे लाइबिलिटीज, ऐसा कर्ज जिनका 12 महीने के अंदर ही हमको पेमेंट करना है, वो सारे के सारे करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। अब बात करें फिक्स्ड लाइबिलिटीज में क्या क्या आते हैं। तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज में पहले आता है कैपिटल, दूसरा बैंक लोन या फिर इसी को ही लॉन्ग टर्म लोन बोला जाता है, लॉन्ग टर्म लोन, और मॉर्गेज लोन। तो इस तरीके से लोन जो है वो फिक्स्ड लाइबिलिटीज में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि सर आपने पहले लेक्चर में ऐसा एक आदमी बनाया था और एक बिजनेस बनाया था और आपने बोला था कि ये आदमी पैसा लगा रहा है, मान के चलो 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रहा है अपने बिजनेस में और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। जो मालिक जो है अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसी को कैपिटल बोलते हैं। तो ये कहाँ से लोन हुआ? ये तो खुद का पैसा है। तो मेरे भाई यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ोगे तो ग्रामर होता है, ग्रामर को इस्तेमाल करके ही आप इंग्लिश बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी अपना मनचाहा नहीं बोल सकते। तो एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। वैसे यहाँ पर ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों के दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, सेपरेट एंटिटी है, मतलब दोनों के दोनों अलग हैं। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर ए और यहाँ पर मैं बनाया था फैशन जोन, तो ये दोनों अलग हैं, ये अलग है और एक ये अलग है, ठीक है। और बिजनेस ये मानता है कि मिस्टर ए से फैशन जोन को क्या मिला है? लोन मिला है। किस रूप पर? किस रूप में? कैपिटल के रूप में एक लोन मिला है। और वो कैसा लोन है? तो फिक्स्ड लोन है, ये फिक्स्ड लाइबिलिटीज है, मतलब लंबे समय बाद उसको रीपेमेंट करना है। क्लियर बात? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? सेपरेट हैं, दोनों के दोनों अलग हैं। लेकिन वही बात करें कि अगर लीगली अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान के चलो बैंक में मिस्टर ए गया और फैशन जोन के नाम से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का,
और उसके बाद लोन पे नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर बैंक वाले आ रहे हैं कि भैया आप लोन क्यों नहीं पटा रहे हो, लोन पटाओ। तो मिस्टर ए बोलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं बोलेगा, ये तो फैशन जोन लिया है, फैशन जोन जाने, मैं थोड़ी नहीं जानूंगा, ये तो फैशन जोन लिया है, फैशन जोन के नाम से लोन लिया गया है। तो ऐसा नहीं होता। तो लीगल तौर पर इन दोनों को एक माना जाता है, बिजनेस के ओनर को और बिजनेस को, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये दोनों के दोनों सेपरेट होते हैं। इस वजह से हम लाइबिलिटीज में कैपिटल को दिखाते हैं। और ये कैसा है, कैसा लाइबिलिटीज होता है, तो ये इनसाइडर लाइबिलिटीज होता है। इनसाइडर का मतलब कि ओनर ही इस बिजनेस में पैसा उधारी दिया है, इसको क्या बोलेंगे, इनसाइडर लाइबिलिटीज। ठीक, अब बात करें बैंक लोन की, तो बैंक से लोन लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, उसको बैंक लोन बोला जाता है। ये भी 12 महीने के बाद, मतलब कि 2 साल 4 साल 5 साल के लिए लोन लिया गया है, उसी को हम लॉन्ग टर्म लोन बोल देते हैं। ठीक है, बैंक लोन बोलो या लॉन्ग टर्म बोलो, मतलब एक ही है। उसके बाद मॉर्टगेज लोन हो गया। मॉर्टगेज का मतलब होता है कोई चीज, कोई संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लेना। जैसे कि एक प्लॉट था, उसको मैं गिरवी रखकर लोन ले लिया और उस पैसे से बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, मॉर्टगेज लोन कहलाएगा। या फिर घर पे सोना चांदी था, उसको मैं गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लिया, तो वो भी कहलाएगा मॉर्टगेज लोन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फिक्स्ड लायबिलिटीज क्या है और ये क्या होता है। तो ये आपका इनसाइडर लायबिलिटीज होता है, इनसाइडर लायबिलिटीज, इनसाइडर लायबिलिटी। और ये सारे के सारे आउटसाइडर होते हैं, आउटसाइडर, क्योंकि ये बाहरी लोगों के लायबिलिटीज है, बाहर के लोगों को पैसा पे करना है। बैंक लोन बैंक वाले को, लॉन्ग टर्म लोन लंबे समय की अवधि के लिए लोन लिया गया है वो है, मॉर्टगेज लोन गिरवी रख कर लिया गया है, मतलब कि ये सारे के सारे आउटसाइडर है ना। तो ये तो हो गया फिक्स्ड लायबिलिटी। बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो ऐसी लायबिलिटीज जो कि पेमेंट करना है हमको 12 महीने के अंदर, जैसे कि क्रेडिटर। क्रेडिटर हम किनको बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है जिनसे हम उधारी में सामान खरीद के लाते हैं। मेरा फैशन जोन कपड़े का दुकान है, देखो यार रियल में नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, तो ये मत समझ लेना कि फैशन जोन सर का ये पढ़ाना पार्ट टाइम है और सर दुकान में बैठते हैं। मैं तो बस एग्जांपल ले रहा हूँ फैशन जोन का, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो फैशन जोन कपड़े की दुकान है और मैं दिल्ली से उधारी में खरीद के सामान लाया हूँ, तो मेरे लिए वो दिल्ली वाला बंदा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, और उसको मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। क्या मैं 2-3 साल बाद पेमेंट करूंगा क्या, नहीं, उसको मेरे को 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्रेडिटर जो है वो क्या कहलाता है, करंट लायबिलिटीज कहलाता है। और वैसे ही बात करें आगे, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये भी क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। मैं एसेट वाले जो टॉपिक है लेक्चर 2 में, उसमें मैंने आपको बताया था बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है। तो क्रेडिटर होता है ना, वही उसका पक्का रूप होता है बिल्स पेबल, क्योंकि वो बिल बनाकर दे देता है कि मैं इतने दिन में पैसा दे दूंगा, मैं वचन देता हूं कि आपको 3 महीने के अंदर आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा करके साइन कर देता है, वही बिल्स पेबल होता है। ठीक है, एक सबूत होता है, समझ जाओ। तो बिल पेबल जो होता है वो क्रेडिटर ही होता है, समझ जाओ। तो ये भी क्या होता है, 12 महीने के अंदर पेमेंट होता है। उसके बाद जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग O/S लिखा हूं, आउटस्टैंडिंग है ये। अगर इसको मैं पूरा लिखूं तो ये ऐसा लिखा आएगा, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट में O/S लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी मेरे लिए क्या है, करंट लायबिलिटीज है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ जा सकता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेरे एम्प्लॉय लोग मेरे लिए काम कर लिए हैं, अब 2 महीना हो गया उनको पेमेंट नहीं किया हूं, तो वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि 2-3 साल बाद दूंगा उसको, भैया 12 महीने के अंदर ही देना पड़ेगा, 12 महीने के अंदर इमीडिएटली देना पड़ेगा मेरे को पैसा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, करंट लायबिलिटीज कहलाता है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये है कि मेरा रेंट जो ड्यू हो गया है, मैं पेमेंट नहीं किया हूं, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो करंट लायबिलिटीज कहलाएगा। अब इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको शॉर्ट में ऐसा बैंक OD ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कि बैंक में 2 टाइप के, वैसे होते 4 टाइप के अकाउंट है, लेकिन आप समझो कि 2 होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट। और जो सेविंग अकाउंट है ना, वो पर्सन के नाम से खुलता है। पर्सन के नाम से मतलब कि जैसे कि अमित हो गया, सुमित हो गया,
राम हो गया, मोहन हो गया, ऐसे आदमियों के नाम से सेविंग अकाउंट खुलता है। और सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि बचत खाता, जो इनकम अर्न कर रहे हैं उससे पैसा कुछ खर्च कर किया जा रहा है और जो पैसा बच जा रहा है उसको बैंक में डाल दिया जा रहा है। इसी वजह से इसको सेविंग अकाउंट नाम दिया गया है। अब बात करें करेंट अकाउंट की, तो करेंट अकाउंट ये बिजनेसमैन जो होते हैं अपने बिजनेस के नाम से या फिर अपने नाम से इसको खुलवाते हैं। इसका मतलब कि ये है कि ये राम श्याम, अब मैं फैशन जोन अकाउंट इसके नाम से भी खुला सकता हूं। अब हमारा एकेडमी के नाम से खुला है, जैसे कि गुरुकुल एकेडमी, तो ये क्या है, ये तो पर्सन है राम श्याम, लेकिन ये फैशन जोन, गुरुकुल एकेडमी या फिर रिलायंस लिमिटेड, ये क्या है, इनके नाम से भी अकाउंट बैंक में खोला जाता है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कृत्रिम व्यक्ति, मतलब मेरे द्वारा एक फर्म बनाया गया है जिसका नाम है गुरुकुल एकेडमी, तो करेंट अकाउंट में इसके नाम से खुलवाया हूं। अब समझना बात में, करेंट अकाउंट होता क्या है, बिजनेस में ना डेली के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बड़े बड़े, है ना, लाखों रुपए आ रहा है, लाखों रुपए जा रहा है, तो उससे क्या है, सिविल रिपोर्ट बढ़ जाता है। और किसी दिन मान के चलो, अगर जैसे कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है और किसी को मेरे को पेमेंट करना है 20,000 रुपए, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया 2 दिन रुक जाओ, मेरे पास पैसा आ जाएगा, लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा है, बोल रहा है मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं 10,000 रुपए तो है, लेकिन मैं अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल सकता हूँ। 10,000 रुपए तो मेरे खाते से निकलेगा, प्लस 10,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा, वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ओवरड्राफ्ट मतलब कि जितना पैसा नहीं है अकाउंट में उससे ज़्यादा निकालना, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो एक्स्ट्रा पैसा निकल जाएगा। तो ये भी क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक लाइबिलिटी होता है, हमको पैसा चुकाना रहता है। और जैसे ही मेरे अकाउंट में कुछ दिन बाद पैसा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा जो मैंने निकाल लिया था। और प्लस उसमें हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि वो दिन के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और ये सेविंग अकाउंट में नहीं होता, ये सिर्फ करेंट अकाउंट में ये फैसिलिटी होता है। तो यहाँ पर अगर बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब कि क्या है, ये शॉर्ट टर्म लोन ही है, समझ जाओ आप। उसके बाद हम इसको और ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन किसको बोलते हैं, जो 12 महीने के अंदर पे किया जाता है, ऐसे लोन को बैंक शॉर्ट टर्म लोन बोला जाता है। और बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस में मिलता है, तो सिर्फ करेंट अकाउंट में, बेटा सेविंग अकाउंट में नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में आपके 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए से 1 रुपए 8 आना ज़्यादा नहीं निकाल सकते, निकालने की कोशिश मत करना। और करेंट अकाउंट में आप निकाल सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज, जिसमें कि फिक्स्ड लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। अब हम पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस पढ़ लेते हैं, इसके बाद इनकम पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब बात करें एक्सपेंस की। यार बिजनेस में तो खर्चा ही खर्चा रहता है। खर्चे होते हैं 3 टाइप के, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 3 तरीके के एक्सपेंस होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं और क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब। यार हर महीने आप किसी बिजनेस में देखे होंगे, जैसे कि अभी हमें आपको बताया फैशन जोन, हम एक कपड़े की दुकान बनाए हैं। अब मेरे कपड़े की दुकान है यार, मैं वहाँ पर रेंट पे करूँगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूँगा, वहाँ पर जो काम वाली बाई आती है झाड़ू पोछा करने उसको मैं पैसा दूंगा, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करूँगा, और कुछ खर्चे होंगे जो कि मेरा सामान आएगा, ऑटो में आएगा या ट्रेन से आएगा, तो उसके मैं पेमेंट करूँगा।
कोई बच्चा और क्या कहते हैं जैसे अल्टर कराने के लिए, अगर किसी का जीन्स छोटा हो गया, शर्ट बड़ा हो गया, उसको अल्टर कराने के लिए एक टेलर रखा हूँ तो वो टेलर को सैलरी दूंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेरा एक्सपेंस है। और ये कैसा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। मतलब कि जो महीनों में जो खर्च करके जो पैसा अर्न करते हैं वो सारा का सारा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो यहाँ पर आएगा सैलरी हो गया, है ना, हम सैलरी पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे। अब देखिए सैलरी और वेजेस में अंतर क्या है। तो पहला बात तो ये है, लोग ये बोलते हैं इसका डेफिनेशन कि सैलरी का मतलब ये होता है जो मंथली बेसिस मिलता है और वेजेस मतलब कि जो डेली बेसिस मिलता है। तो ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन इसको और अच्छे से बोला जा सकता है सैलरी ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जो कि स्किल्ड वर्क करते हैं, और वेजेस उनको बोला जाता है जो कि अनस्किल्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण, मैं कहीं किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूं और मेरे को वहां पर मंथली सैलरी मिल रहा है, और मैं अपने एक हुनर का एक प्रदर्शन करके एक अपने स्किल को दिखाकर मैं पैसा अर्न कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर डिग्री होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। और बात करें अगर किसी मजदूर की जिसको ईटा को फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर में ले जाना है, या फिर ग्राउंड फ्लोर से रेती उठा के फर्स्ट फ्लोर में ले जाना है, तो उसके लिए मेरे भाइयों क्या कोई डिग्री लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो वो कैसा काम है, वो अनस्किल्ड वर्क है। तो अनस्किल्ड वर्क के लिए वेजेस मिलता है और स्किल्ड वर्क के लिए सैलरी मिलता है। ठीक, तो ये सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद स्टेशनरी का मतलब ये है, हमारे ऑफिस में बहुत सारा काम आता है स्टेशनरी का, जैसे कि पेन हो गया, पेपर हो गया, फोटोकॉपी पेपर हो गया, फोटोकॉपी करने के लिए जो A4 पेपर हो गया, स्केल हो गया, रबड़ हो गया, शॉर्पनर हो गया और कैलकुलेटर हो गया। तो इन सारी चीज़ें जो है वो क्या कहलाती है, स्टेशनरी में आती है। और वो स्टेशनरी हमारे बिजनेस में लगता ही लगता है ना, कोई सा भी बिजनेस हो यार, पेन पेपर कागज ये सब तो लगता ही लगता है हमको। उसके बाद पोस्टल एक्सपेंस का मतलब ये हो गया, पोस्टल एक्सपेंस का यार कोई लेटर आ गया, आजकल तो व्हाट्सअप हो गया है, गूगल हो गया है, मेल हो गया है, तो ये सब तरीके से हम क्या करते हैं, मेल में बात कर लेते हैं जो बिजनेस का प्रपोजल लेना रहता है या देना रहता है। लेकिन यहाँ पर हमको बुक में पोस्टल मिलेगा, तो पोस्टल क्या होता है, एक्सपेंस होता है, जिसमें पहले क्या होता था, डाक के जरिए, लेटर के जरिए ही हम क्या करते थे, बिल का आदान प्रदान करते थे, या बिजनेस का प्रपोजल या बिल का कोटेशन, है ना। बिल का कोटेशन मतलब कि हम कोई सामान अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका कोटेशन भेजता था कि इतने रुपए में आपको ये प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो आजकल तो ईमेल में भेज दिया जाता है। तो ये हो गया पोस्टल एक्सपेंस। उसके बाद हो गया रेंट पेड, उसके बाद कमीशन पेड, और क्या हो जाएगा, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया। अब रेंट पेड मतलब हम जिस जगह में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो किराए की है तो हम वहाँ रेंट पे करेंगे। बात करें कमीशन की, तो कमीशन हम अपने एम्प्लॉय को हम कमीशन दे रहे हैं, वो ज़्यादा सामान बेच रहा है, या फिर हम बोल के रखे हैं कि तो ज़्यादा सामान बेचेगा तो हमको कमीशन देंगे, तो उसको कमीशन दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, हम जो लोन लिए रहेंगे, जैसे कि बैंक से लोन लिए हैं, वो तो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और वो कैसा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको बोल रहे हैं, जो कि हमारे हर महीने पैसे को अर्न करने में हमको हेल्प कर रहा है और वो सारे खर्चे हो रहे हैं, उसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यही सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसी में ही 3 तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। पहला तो हम पेड कर देते हैं, है ना, और दूसरा ड्यू होता है, और तीसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कि बात करें, अगर पेड कर दिए तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं, लेकिन अगर ड्यू है हमारा, जैसे कि बात करें सैलरी, हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ड्यू कहलाएगा, और उसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। वैसी बात करें, वेजेस नहीं दिए हैं तो ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। वही रेंट नहीं दिए हैं तो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। और ये सभी क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमको इसका पैसा देना है। ठीक है, एक्सपेंस तो है, और ड्यू है मतलब कि हम नहीं दिए हैं, और नहीं दिए हैं मतलब हमारे लिए वो लायबिलिटी हो जाएगा। और वही बात करें प्रीपेड की, प्रीपेड मतलब पहले से दे दिए हैं, मतलब कि एडवांस में हम दे दिए हैं सैलरी, तो एडवांस में सैलरी दे दिए हैं, या फिर हम प्रीपेड
प्रीपेड रेंट मतलब कि रेंट पहले से दे दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए एसेट कहलाएगा, क्योंकि हम पहले से पैसा दे दिए हैं, वो हमारे लिए काम करेगा, है ना। एडवांस सैलरी मतलब अगले महीने वो हमारे लिए काम करेगा तभी वो चुकाएगा, वो अभी हमारे लिए एसेट है। बात करें प्रीपेड रेंट तो हम पहले से रेंट दे दिए हैं, मतलब कि अगले महीने तक के हम उसमें उस जगह में काम करेंगे, है ना, रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, अगर प्रीपेड होता है तो एसेट कहलाता है, ठीक है। तो पेड, ड्यू, प्रीपेड ये सब याद रखना। तो ये बात हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोला जाता है जो कि ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में लंबे समय तक वो गुड्स रहता है। जैसे कि मान के चलो मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, लैंड हो गया, ये सब क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है ये समझना, ठीक है। यहां पर मैं एक और चीज लिखता हूं, रिपेयर, है ना। रिपेयर ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो मेरे भाई बात को समझना कि मेरे पास ना एक मशीन है ना, चिप्स बनाने की मशीन है। आलू को हम डालते हैं, उधर से निकलता है सोना, ऐसा नहीं होता। आलू को डालते हैं, चिप्स निकलता है। तो देखो यार अब क्या हो रहा है, चिप्स बनाने की मेरे पास मशीन है। अब वो मशीन क्या है ना, थोड़ी सी खराब हो गई है क्योंकि वो पुरानी हो गई है, और पुरानी होती है तो खराब तो होती है। अब मैं मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक को मैं बोला कि भैया इसको देखो क्या है, तो वो ना रिपेयर किया और ना 2000 रुपये लिया और वो ठीक कर दिया। और पहले जैसा तो नहीं चल रहा है लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो वो रिपेयर का जो खर्चा है वो कहलाएगा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। अब फिर से अब इसको दोहराते हैं। फिर से वो मैकेनिक आया और वो बोला भैया ये मशीन तो अब बन नहीं पाएगी, भैया एक काम करो, इस मशीन में आप चलाओगे तो खर्चा ज़्यादा है, बेटर ये है एक नया मशीन खरीद लो। तो अब मैं क्या किया, 10 लाख की एक नई मशीन खरीद के लेके आ गया। अब 10 लाख की एक नई मशीन मैं खरीद के लेकर आ गया, ये मेरे लिए कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये मेरे को लंबे समय तक बेनिफिट देगा। ये जो रिपेयर करा था तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर तक के वो सही चलता, उसके बाद फिर वो वैसी हो जाता। लेकिन अगर मैं नया मशीन खरीद के लाया हूं तो वो 10 साल तक के मेरे को प्रॉपर प्रोडक्शन देगा, है ना, लंबे समय तक के मेरे बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगा। इस वजह से वो कौन सा खर्चा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है वो, ठीक है। और वही बात करें कि मेरे पास यहाँ पर एक बिल्डिंग में मैं काम करता था, यहाँ पर मैं पूरे अपने स्टॉक्स रखता था, अपने पूरे सामान रखता था, लेकिन मेरे को अब ऊपर और बनाना है क्योंकि मेरे पास स्टॉक रखने के लिए जगह नहीं है। तो ऊपर में मैं और बिल्डिंग बना दिया। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाने में, जो ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाने में जो खर्चा हुआ वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे को कब तक के बेनिफिट देगा, लंबे समय तक बेनिफिट देगा। तो जो चीज लंबे समय तक बेनिफिट देता है ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोला जाता है जो ऐसे खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो कि हमको बहुत लंबे समय तक के बेनिफिट दे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में मैं खर्च कर दिया 5 करोड़ रुपए, ठीक है। जैसे कि बड़ी कंपनी होती है, आप देखे होंगे मारुति की कोई नई कार आ गई, या टाटा की कोई नई कार आ गई, या BMW की कोई नई कार आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके आसपास जहाँ पर आप शहर में रहते होगे, देखे होगे बड़े बड़े होर्डिंग में फोटो लगा रहता है कार का, और टीवी में हीरो हीरोइन लोग ऐड करते हैं उस कार का, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रहते हो वहीं पर ही सिर्फ होर्डिंग में पूरा लगा रहता होगा, पूरे भारत में जितना भी होर्डिंग है वहाँ लगा ही रहता है। तो कितना करोड़ों रुपए खर्चा होता होगा इनका, है ना। तो ये जो करोड़ों रुपए खर्चा होता है इसको बोला जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये करीबन कई सालों तक के ये एडवर्टाइजमेंट इनको बेनिफिट देता है। तो ऐसे खर्चे जो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये माना जाता है कि 20 साल 30 साल तक के ये हमको बेनिफिट देगा, वो कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और डिटेल में हम जब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ तो और डिटेल में समझेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इनकम, इसको खत्म कर देते हैं जल्दी से। तो देखो इनकम भी वैसा ही, मतलब इनकम जो होगा, इनकम किसको बोलेंगे यार, जो पैसा मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको रेंट रिसीव हो रहा है,
कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या फिर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, यहाँ पर सैलरी रिसीव नहीं होगा, आप एक बार ध्यान रखना भाई, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कहीं काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं सर सैलरी रिसीव, तो भैया हम तो बिजनेस कर रहे हैं यार, जिसकी बुक में हम बनाएंगे अकाउंट वो बिजनेसमैन है और हम उसके नौकर हैं, हम हैं अकाउंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनकम होते हैं। तो देखो भाई, एक इनकम ऐसा होता है जो कि हमको रिसीव हो जाता है, और एक होता है ड्यू होता है, हमको मिला नहीं रहता, और एक होता है हमको रिसीव्ड इन एडवांस। यहां पर ड्यू बट नॉट रिसीव, और एक होता है रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसा ही होता है ना यार, भैया हम कुछ काम किए, हमको पैसा मिल गया, तो वो हमारा इनकम हो गया। अभी इसको मिटा दे रहा हूं ना, इतना ही होता है इनकम। तो हमको रिसीव हो गया, तो रिसीव हो गया तो अच्छी बात है, इनकम साइड हम लिख देंगे। लेकिन ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब ड्यू हो गया है लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ है ना, मतलब कि हम उसके लिए काम कर दिए हैं लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, और ये कहाँ लिखते हैं हम, इसको एसेट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये पैसा हमको मिला नहीं है ना। रिसीव हो जाता है तो वो तो इनकम है यार, लेकिन अगर ड्यू हो गया है, हमको मिलना है लेकिन मिला नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, एक्रूड इनकम कहलाता है, एसेट साइड लिखाता है वो एक्रूड इनकम। अब बात करें रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम। अब मेरी कंपनी क्या करती है, मेरी कंपनी मान के चलो जो घर है उसको पूरा फर्निश्ड बना के देती है, एकदम लेविश, एकदम बढ़िया टाइप का, और मैं कोई घर के मालिक से 20 लाख रुपए वो मेरे को पहले से एडवांस दे दिया है। अब मेरे लिए क्या कहलाएगा, मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम कहलाएगा, और मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम क्या होगा, ये लायबिलिटी होगा। ठीक है, लायबिलिटी क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि मैं जब तक कि उसका काम करके नहीं दूंगा तब तक के वो मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम है, मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए कर्ज है। मैं उसके काम को कंप्लीट करूंगा तभी वो वो पैसा मैं कमाया हूं ये मानूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम को अलग अलग फर्दर 3 पार्ट में बांटा जाता है। तो हमने आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि लायबिलिटीज़ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एक्सपेंस क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, और इनकम क्या होता है। तो आज में हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, और अभी तक के जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो। और अगर आपको क्लास 11 सीजी बोर्ड्स का अकाउंट, इकोनॉमिक और बीएसटी का कंप्लीट कोर्स आपको लेना है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे गुरुकुल एकेडमी का लोगो बना हुआ है, जाकर आप प्ले स्टोर में आप जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आपको मिनिमम शुल्क पर आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आपके 11 सीजी बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग, इकोनॉमिक और बीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।